तो हम सब सुन रहे थे दो बैलों की कथा की व्याख्या। तो अब आगे हम बढ़ते हैं इस पाठ में। तो आज स्टार्ट हो रहा है पृष्ठ संख्या 11, उसकी प्रारंभ की पंक्तियों से। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। मतलब ये अब कई दिनों का यही सिलसिला प्रारंभ हो गया। दिन होता तो उनको खेतों में ले जाया जाता, वहाँ मार पड़ती उनको। अड़ते जहाँ पे लिखा है इसका मतलब है कि कभी कभी वो ढिठाई दिखाते थे, खड़े हो जाते होंगे एक जगह पर, और चाहे जितने भी डंडे बरसा लो, लाठियाँ बरसा लो, और वो वहाँ से हिलते नहीं होंगे। और शाम को जब उनको लेकर आया जाता था खेतों पर से, तो वो भूसा नहीं खाते थे, सूखा भूसा नहीं खाते, बस वही जो बच्ची उसको 2 रोटियां लेकर आती थी अपने घर से, एक एक रोटी उन दोनों के मुंह में डाल देती थी, वही वो खाया करते थे। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। मतलब दोनों जो है इस कदर से, मतलब उस बच्ची से उसको स्नेह हो गया था, और दोनों बैलों को और बच्ची को भी स्नेह हो गया था उस दोनों बैलों से। उनकी दुर्दशा पर उसको तरस आता था। वो जो 2 रोटियां खिला देती थी, उसी 2 रोटी के बल पर, उनके स्नेह के बल पर दोनों बैल जो है अब तक जीवित थे। वरना जो सूखा भूसा है तो उसमें कौन सी ऐसी ताकत थी जो इनके शरीर में लगती। तो यही यहाँ पर इस कथन का अर्थ है। और आगे बताते हैं कि दोनों बैलों के आँखों में और एक अंग अंग में गुस्सा और विद्रोह उनके भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? तो ये मोती ने कहा, और हीरा ने पलटकर ये ऐसे जवाब दिया, एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी? तो मालिक को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। सॉरी, मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो? तो ये जो कथन है यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों आपस में मूक भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं। अब पशु हैं, बोलते तो होंगे नहीं, पशु कहाँ से बोलेंगे? तो आपस में इशारे में या मन में, जैसे प्रारंभ में भी लिखा था कि दोनों आपस में एक दूसरे की अनकही बातों को समझ जाते थे, तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। और दोनों की अनकही बातों को वो समझ रहे हैं और आपस में बिना बोले ही बातचीत यहाँ पर प्रारंभ है। और मोती को पहले बताया मैंने, मोती थोड़ा गुस्से वाला, हीरा थोड़ा शांत स्वभाव का है। तो फिर से मोती गुस्से में है और कहता है कि क्यों ना मालिक को पटक दूं, मार डालूं, तो ये बच्ची अनाथ हो जाएगी, ऐसा हीरा कहता है। क्योंकि इस बच्चे की जो अपनी सगी माँ है वो पहले ही मर चुकी है, और सौतेली जो उसकी माँ है वो उसे परेशान करती है। तो मोती कहता तो चलो ठीक है, जो उसकी सौतेली माँ है उसे ही मार दिया जाए। लेकिन हीरा समझाता है कि तुम क्यों नहीं समझते कि औरतों पर हाथ चला, सींग उठाना हमारा उसूल नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है। तो ये जो कथन है ये उस समय का है जब औरतों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ करते थे, और इस तरह से उनको खुली छूट, आज़ादी नहीं थी जैसे आजकल हैं। स्त्रियों को पर्दा प्रथा में रहती थी, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई उनको नहीं कराई जाती थी, अत्याचार सहना पड़ता था औरतों को। औरतों का यही समझा जाता था कि उनको घर में चूल्हा चौकी कर संभालना, बच्चे संभालना, यही उनका कर्तव्य है, और पुरुषों के नीचे रहना उनका कर्तव्य है। तो इस तरह से जो है उस समय का माहौल था। तो उसके ऊपर भी लेखक जो हैं इस कथन के द्वारा एक कटाक्ष कर रहे हैं उस बात को लेकर। लेकिन आज भी हम कभी कभी इस तरह की बातों को हम देखते हैं, कहीं कहीं हम स्त्रियों को कुछ मामलों में कमज़ोर पाते हैं, और आज भी बहुत ज़्यादा बदलाव की, नए सोच की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में
जाती है। मतलब जो रस्सी पहले इन्होंने तोड़ के भागी थी, तो उसके बाद जब गया इन दोनों को लेकर आया तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत रस्सी से इनको बांधा गया था कि ये तोड़ ना पाए। तो तोड़ने का एक ही उपाय बताया हीरा ने कि अगर हम इसको चबाते हैं, चबाते चबाते क्या होगा कि रस्सी मुलायम हो जाएगी और जो है दांतों के द्वारा उसको हम काट सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है झटका देंगे और वो रस्सी टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तो नाकों में नाथ डाल दी जाए इसलिए पशुओं के किया जाता है, बैलों को या ऐसे जानवरों को जो खेत जोतने के काम आते हैं, गाड़ी में लगाने के काम आते हैं, कि उनको कड़ी लगाम अंकुश जैसा उनको लगाने के लिए ऐसा किया जाता है कि नाक के द्वारा अंदर से रस्सी निकाल के उनको बांधा जब जाएगा, तो जब भी वो इधर उधर भागेंगे, वो रस्सी को जब खींचा जाएगा तो उनके नाकों में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़ख्म जैसा भी हो जाता है पशुओं को, तो वो इधर उधर भागेंगे नहीं और जो काम हम उनसे लेना चाहेंगे वो हम आराम से ले सकेंगे। तो ये बच्ची जो है सुन रही थी, तो उसने ये बात बता दी कि तुम आज भाग जाओ, नहीं तो आज तुम्हारी तो खैर नहीं, तुम्हारे नाकों में नाथ डालने की बात हो रही है। उसने गराब खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो अब जो है यहाँ पर भी एक हम बहुत ही मार्मिक कथन हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर एक जो स्वामी भक्त वाली बात है, एक सम्मान वाली बात है और एक आदर देने वाली बात है, तो वो हम यहाँ पर पाते हैं कि दोनों बैलों को इस बेचारी बच्ची पर तरस है, उसके प्रेम पर, उसका जो प्यार है, दुलार है, उसका वो सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं। और एक चीज़ वो जानते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए हमें किसी को तकलीफ़ में नहीं देना चाहिए। इस कथन के द्वारा हमें यही समझना है कि हमको अपने मतलब के लिए किसी भी को परेशानी में छोड़ के अपना फ़ायदा नहीं ढूंढना है। जैसा कि आपको कई बार इस तरह के कथन देखने को मिलेंगे कि लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं हिचकते। तो यहाँ पर जो है जब मोती चलने को कहता है तो हीरा यही उत्तर देता है कि अगर हम चले जाएंगे तो इस बेचारी के ऊपर ही आफत आएगी, क्योंकि लोगों को पता है कि जो ये इनके गले में रस्सी पड़ी है, वो ये बैल और ये पशु तो अपने दांतों से या अपने बल पे इसको खींच नहीं सकते जब तक कि कोई मनुष्य उनको हाथों से ना खोले। तो जब अगर इस तरह की बात होगी तो नाम आएगा बच्ची का ही, क्योंकि वो ज़्यादा इन लोगों को दुलार प्यार कर रही थी, रोटियां ला के खिला रही थी, जो कि सभी जान रहे थे। तो इस बेचारी के ऊपर कोई आँच ना आए, तो थोड़ी देर के लिए वो खड़े रहेगी। लेकिन बच्ची समझ गई और उसने चिल्लाना शुरू किया। तो जब चिल्लाना शुरू किया तो वो जो है फिर वो दोनों बैल वहाँ से फिर दौड़ना शुरू किए, क्योंकि अगर वो दौड़ते नहीं, भागते नहीं, तो बिना वजह फिर वो मार खाते, तो हो सकता है उसके बाद फिर उनके साथ कुछ और बड़ा अत्याचार होता। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का न ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। तो यहाँ पर एक बार फिर से धर्म की बात यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। धर्म क्या है? निहत्थे पर या मनुष्यों पर जो है कोई भी अत्याचार नहीं करना। मतलब एक पशु होके ये कह रहे हैं आपस में कि हम पशुओं का ये कर्तव्य है कि हम मनुष्यों के ऊपर
अपनी ताकत को ना आजमाए, क्योंकि अगर कोई बैल है, सांड है, इस तरह के जो ताकतवर जानवर हैं जो कि इंसानों से ज़्यादा ताकत रखते हैं, अगर वो अपनी उसमें आ जाए कि अपने ज़ोर में आ जाए तो मनुष्य उसका कुछ नहीं कर सकता, उनका सामना नहीं कर सकते। लाठी डंडे कुछ भी, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो यहीं पर इसी धर्म की बात वो कर रहे हैं कि हमारा ये कर्तव्य है, कैसे हम अपने कर्तव्य को भूल जाएं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, मटर खड़ी थी मतलब मटर की जो फसल है खेतों में लगी हुई थी। चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। दोनों ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गए। मतलब बहुत दिनों के बाद इन्होंने उस तरह की दौल धौल धप्पा वाली खेल किया था जो वो पहले झूरी के घर में किया करते थे। बहुत दिनों के बाद उनको खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला, भरपेट भोजन मिला, तो उन्होंने खेलना शुरू किया। तो खेल खेल में थोड़ा सा जैसे नोक झोंक जैसी हो जाती है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, थोड़ा ज़्यादा धक्का लग गया और फिर गुस्से में आने से पहले दोनों पीछे हट गए। समझ गए कि अब इससे पहले कि हम दोनों में आपस में झगड़ा हो जाए, हमें पीछे हट जाना चाहिए। तो कई जगह आप देखेंगे कि दोनों एक अच्छी मित्रता का भी मिसाल देते हैं हमें कि एक सच्चे मित्र में क्या गुण होना चाहिए। जगह जगह पर आप हीरा को पाएंगे कि हीरा मोती को संभालता रहता है, समझाता रहता है कि नहीं क्या उचित है क्या अनुचित है, उसको समझाता रहता है। तो इस तरह के जो बातें हैं ना, वो एक मित्रों के अंदर होनी चाहिए। अगर सच्चे मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं, तो इस तरह के गुण होने चाहिए सच्चे मित्रता में। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे माने इधर उधर देख रहे कि अब कहाँ भागे, किधर से भागे। बगले झांक रहे भी एक मुहावरा है। सांड पूरा हाथी है, मतलब बहुत बड़े आकार का है, बहुत बड़ा सांड है ये। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रही है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनीत ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। तो अब यहाँ पर आपस में मूक भाषा में फिर से एक बार बातचीत होने लगी। मोती ने हीरा से सलाह की कि क्या करना चाहिए, तुम बताओ, तुम ज़्यादा समझदार हो। तो उसने बताया कि जो ये सांड आ रहा है बहुत ही घमंड में है, उसको अपनी ताकत का, अपनी शरीर का, अपने डील डॉल का बहुत ही घमंड है, और जो भी हमारी आरज़ू बिनती होगी वो नहीं सुनेगा, वो हमें जाने के लिए रास्ता नहीं देगा। तो बेहतर होगा कि हम सब यहाँ से भाग चलें। भागना कायरता है। अब ये मोती कहता है कि भागना तो कायरता है, हम बुज़दिल तो है नहीं कि हम भाग जाए, वो सांड है तो हम भी तो बैल हैं। तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कोई मुसीबत सामने आ पड़े, आपको ना आगे जाने का ना पीछे जाने का रास्ता दिखाई पड़े, तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको उस परेशानी का, उस मुसीबत का सामना करना ही पड़ता। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी बातें भी हो जाती हैं कि हम उससे बच नहीं सकते। कोई भी दुख है, परेशानी है, आप चाहेंगे कि उससे बच के निकल जाए तो मुश्किल है, आपको उसका सामना करना है, हिम्मत से सामना करना है। तो यहाँ पर भी यही हम देखते हैं कि दोनों ने यही समझा, यही से बेहतर समझा कि दोनों मिलके उसका सामना करते हैं, और दोनों मिलके अगर उसको हम परास्त करेंगे तो हो सकता है कि वो चोट खाकर भाग जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि हिम्मत से जब काम लेते हैं 2 3 लोग मिलके, तो परेशानियों से या मुसीबतों से बाहर निकल जाते हैं।
दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। संगठित शत्रु माने एक साथ मिलके लड़ाई करने वाले, यहाँ दोनों मिलके लड़ने वाले थे, तो उसको ऐसा अनुभव नहीं था। वो एक आध लोगों को ही अकेला पाकर ही इस तरह से लोगों को पटकता होगा या पशुओं को परेशान करता होगा। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। एक शत्रु से मल्ल युद्ध माने कुश्ती करने का। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। तो देखा किस प्रकार से दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया, जो कि एक भारी भरकम सांड था, बिल्कुल हाथी के आकार का। पहले तो वो देखकर उसको डरे, घबराए कि अब क्या करेंगे, पीछे भागना ही सही रहेगा। लेकिन सही समय पर सही विचार करने से उन्होंने सांड जैसी परेशानी या मुसीबत को दूर भगाया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। तो एक बार फिर से हमने दोनों मित्रों की मित्रता देखी और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हीरा जो है हमेशा सही विचार सही फैसला करता है। आप ज़्यादातर देखेंगे जो उत्तेजित लोग होते हैं, उतावले लोग होते हैं, वो हमेशा गलत निर्णय लेते हैं और हमेशा परेशानी में फंसते हैं। और जो शांत और धीर व्यक्ति होता है वो बहुत ही धीरज से और संभल कर किसी चीज़ का निर्णय लेता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम किसी सही निर्णय पर पहुँचे, सही फैसला किसी बात का लें, तो थोड़ा पल एक शांत होकर हमको किसी बात पर विचार करना चाहिए और उसके बाद हम किसी सही मसले पर हम पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 14 हम पढ़ रहे हैं 2 बैलों की कथा और इसके आगे की व्याख्या अब हम समझेंगे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबित पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ ही ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तो ये दोनों जो बैल हैं ये आगे फंस गए थे कांजी हाउस में, जहाँ पर लावारिस पशुओं को बंद करके रखा जाता था, जो दूसरों की खेतों में घुस आते थे, उनका सामान नुकसान करते थे। तो ऐसे पशुओं को ज़्यादातर नीलाम कर दिया जाता था और नीलामी में लोग ले जाते थे तो बलि ही करते थे, कसाई ही ले जाया करते थे। तो ऐसे पशुओं को चारा पानी देकर क्या फ़ायदा, जब उनको नीलाम ही करना है, नीलामी में भी उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो यहाँ जब आए ये दोनों बैल, हीरा और मोती, तो उन्होंने अपने समान कई और पशुओं को भी देखा और तरह तरह के वहाँ पर पशु थे। कुछ तो बिल्कुल अधमरे थे, ऐसे थे कि बिल्कुल मतलब जान ही नहीं है, ज़मीन पर लेटे हुए हैं एकदम कमज़ोर। और सुबह से शाम हो गई, कोई आया नहीं इनके पास कुछ भी खाने के लिए लेकर। तो भोजन लेकर क्यों आते भाई, इनको तो नीलाम करने के लिए देना था।
आगे बढ़ते हैं। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। अब यहाँ पर हीरा के दिल में विद्रोह हम देख रहे हैं, जो कि हम अक्सर मोती को देखते थे। मोती हमेशा गुस्से में रहता था, हीरा शांत स्वभाव में रहता था, लेकिन यहाँ पर हीरा जो है गुस्से में आ गया। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया मतलब जो दीवार थी वो मिट्टी और गारे की बनी हुई थी, और कोई भी ही उसका रख रखाव तो होता नहीं था, जिससे जब उसने सींग मारी तो मिट्टी का छोटा सा जो दीवार पर लगाया गया होगा लेप की तरह, प्लास्टर की तरह, वो बाहर निकल आया। फिर तो साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हाजिरी लेने इसलिए आया कि वो देखना चाहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई जानवर निकल कर भाग गया हो और सब ठीक ठाक तो है। हीरा की उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़े। तो एक बात आप इस पाठ को पढ़ते समय ये ध्यान में रखिए कि ये जो पाठ है ये है आज़ादी के पूर्व की लिखी हुई रचना है। तो बात बात पे आप इसमें विद्रोह और गुलामी और प्रताड़ना, इस तरह की बातों को आप देखेंगे। तो उस समय में भी जो है लोग कभी कभी खुल के विद्रोह करते थे, अंग्रेज़ों का विद्रोह करते थे। लेखक वर्ग के जो लोग थे वो अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के जीवन में, लोगों के अंदर जोश और नई जागृति भरने का काम करते थे। तो ये जो रचना है इसमें भी हम कई बार इस तरह की बातों को हम देख रहे हैं, जिसमें इस बात का हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से लेखक उस बात को बताना चाह रहे हैं कि क्यों हम किसी की प्रताड़ना सहें, क्यों ना हम जोर लगाएं। जब तक हमारे अंदर दम है तो क्यों ना अपने बंधन को हम तोड़ने की कोशिश करें, चाहे हम मर ही जाएं। तो ये बंधन कौन सा बंधन है? ये गुलामी का बंधन है। गुलामी की बात हो रही, गुलामी के जंजीरों की बात हो रही है जो उस समय था। तो कई तरीके से एक कहानी को भी आप ले लीजिए, इसको एक साधारण कहानी मान लीजिए, चाहे आप इसको उस समय की आज़ादी का आह्वान देने वाली कोई रचना समझ लीजिए, या एक तरह से ये भी हम इस रचना को मान सकते हैं कि लेखक हमें ये भी सिखा रहे हैं कि अगर आप किसी गुलामी में हैं, किसी प्रकार के बंधन में हैं, अन्याय आपके साथ हो रहा है, तो आप आवाज़ उठाइए, आप चुप मत रहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यहाँ यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर मारता हूँ। तो अब यहाँ तो हीरा जो है बंद हो गया था, हीरा को जो है रस्सी में बांध दिया गया था क्योंकि हीरा ने यहाँ पे ज़ोर लगाई। तो अब मोती की बारी थी, मोती ने जो है ज़ोर लगाना शुरू किया और दीवार को मारना शुरू किया, क्योंकि इन दोनों की सोच थी कि हम मरे चाहे जिए, कम से कम हमारी जो ये पहल है, जो हम ये प्रयास कर रहे हैं, इससे कई लोगों की जानें भी बच सकती हैं। मोती ने फिर दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो फिर दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। तो जो प्रारंभ में हमने गधे के विषय में पढ़ा था कि गधा मूर्ख है, सबसे ज़्यादा जानवरों में सीधा है, या
उसकी ऐसी मतलब उसका ऐसा ही सोच है कि जिसकी वजह से उसको इस तरह का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर तरह के जो जानवर है सब भाग जाते हैं जैसे ही दीवार गिरती है, लेकिन गधा गधा ही है जो कि वहीं पर खड़ा है। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो मतलब ये सोच देख लीजिए कैसी सोच है। इस तरह की भी सोच वाले व्यक्ति आपको इस संसार में मिल जाएंगे जो ऐसी सोच रखते हैं, जो अपनी उस परिस्थिति में पड़े रहना ही बेहतर समझते हैं, उस परिस्थिति अपनी कठिनाई या परेशानी में से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। उनको लगता है कि कहीं हम इस परेशानी से बाहर निकले तो किसी और मुसीबत में ना पड़ जाए। तो देखिए आप सब अगर इस तरह की हम सब सोच रखेंगे तो कभी हम किसी भी मुसीबत या परेशानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमेशा हमें ये सोचना है कि हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी से जब तक हम बाहर ना आए तो हम उसी परेशानी में पड़े रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आधी रात में ऊपर आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तो यहाँ पर एक बार फिर दोनों दोस्ती और मित्रता की मिसाल देते हैं कि मुसीबत में पड़े हुए मित्र को छोड़ना नहीं है। मतलब हीरा जो दोनों साथ में थे, दोनों एक दूसरे के साथ खाते पीते थे, अभी यहाँ पर मोती को मौका मिला है आज़ाद होने का। वो चाहता तो वो चला जा सकता था हीरा को छोड़कर, हीरा जो है बंधा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मोती ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा कि नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़कर चला जाओ, तुम्हें परेशानी में पड़ा हुआ देखकर छोड़कर चला जाओ। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, किस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा? उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणी की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ पर हीरा मोती में वार्तालाप हो रहा है, बातें हो रही हैं मूक भाषा में कि तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें मार पड़ेगी। लेकिन हीरा कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इस बात के लिए मार पड़ेगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं तो मारें, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मुझे आशीर्वाद देंगे। तो हमारे जीवन में भी आप इस तरह की बातों को देखेंगे कि आपके जीवन में या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें ताने देते हैं, हमें कोसते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। तो हमेशा हमें नकारात्मक बातों के पीछे ना बढ़कर, ना सोचकर सकारात्मक जो बातें होती हैं उन पर मन लगाना है, उन पर ध्यान लगाना। अगर हम नकारात्मक बातों को अगर अपने जीवन में, अपने मन में संजो के रखेंगे तो हम निराशा और हताशा में हमेशा डूबते जाएंगे, कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और आगे बढ़ते जाएं। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा, मतलब उसके पास, हीरा के पास आकर लेट गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। किसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। उसके बाद जो है क्या होना था, सबको समझ में आ गया कि हीरा तो बंधा हुआ है और जो ये दीवार टूटी है इसके पीछे मोती का ही हाथ है। तो मोती को भी खूब मार पड़ी और उसके बाद उसको भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। दो बैलों की कथा, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन सुन रहे थे। तो आगे का हम लोग देखेंगे। तो ये मैंने बनाया है पृष्ठ संख्या 16 से। आगे समझते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, मतलब दिन भर में एक बार उन्हें पानी पीने को मिल जाया करता था कि अगर पानी भी ना देंगे तो ये जानवर तो बिल्कुल मर जाएंगे, फिर ये किसी काम के भी नहीं रहेंगे, पैसे भी नहीं मिलेंगे, मरे हुए जानवर के कौन पैसे देगा।
ठीक है। तो ऐसा होता था उनके साथ, यही उनका आधार था, यही जो पानी वो उनको पीने के लिए मिल जाया करता था, इसी की वजह से वो अब तक जीवित थे, वरना वो कब का जो है मर गए होते। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, मतलब बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखाई देने लगी थी, एक एक हड्डी उनके शरीर की दिख रही थी। कभी आपने अगर देखा होगा ध्यान से दुर्बल पशु को, तो उसकी शरीर की एक एक पसली हड्डी सब कुछ आपको दिखाई देगी। तो बिल्कुल वैसा हो गए थे वे दोनों। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। तो अभी तक तो उनकी कोई पूछ नहीं हो रही थी, बिल्कुल पड़े हुए थे लावारिस की तरह वहाँ पर कांची हाउस में वो लोग। लेकिन एक दिन ऐसा ही जो है उन दोनों मित्रों को खूब पूछा गया, जो भी गंदगी रही होगी बदन में साफ सफाई की गई उनकी, और अच्छे से उनको थोड़ा संवारा उवारा गया कि अगर इतने गंदे संदे रहेंगे तो भला कौन पैसे देगा, कोई अच्छे पैसे नहीं देगा नीलामी में। तो इसलिए थोड़ी सी उनकी देखभाल होने लगी उस दिन। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? मतलब बिल्कुल जो बैल इतने सुंदर, जिसको देख के पूरा गांव खुश होता था, कोई रोटी ला के देता था, कोई गुड़ ला के देता था, सभी तारीफ करते थे झुरी के बैलों की। और आज ऐसी हालत हो गई है उनकी कि कोई उनको देखना पसंद नहीं कर रहा और मुंह बना के सब चले जा रहे हैं ऐसे बैलों को देखकर। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उंगली गोदा उसकी कहाँ पर? कूल्हे पर, मतलब जहाँ जैसे हड्डी निकल आई थी कूल्हे में, तो हल्का सा गहरा सा गड्ढा जैसा हो गया होगा, तो उस पर अपनी उंगलियां गोदता हुआ ऐसे उनको छूता सहलाता हुआ जो है मुंशी से वो बातें कर रहा था। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। तो दोनों बैलों हीरा मोती को समझने में देर नहीं लगी कि ये कौन व्यक्ति है और क्यों इस तरह से इनको देख रहा है और इन्हें सहला रहा है। वो समझ गए कि अब हमारा काम तमाम, अब हम नहीं बचेंगे, अब लगता है अब हमें कसाई के हाथों बेच दिया जाएगा। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मतलब उसका कहना था कि बेकार में वहाँ से हम भागे, वहाँ रहते तो कम से कम जीवित तो रहते, एक दूसरे के साथ तो रहते, साथ में मार खाते, साथ में तकलीफ सहते, अपना साथ तो न छूटता। मोती के अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? तो ये दोनों जो है आपस में बातें कर रहे हैं और हीरा जो है मोती को समझा रहा है कि जिस प्रकार उस ऐसे घर में जहाँ पे हमें कोई पूछता नहीं था, हमें अच्छे से खाना नहीं मिलता था, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, लेकिन एक बच्ची थी जो भगवान का रूप लेकर थी और वो आती थी, हमें एक एक रोटी खिलाई जाती थी। तो क्या आगे भी हमारी भगवान मदद नहीं करेंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, मोती ने कहा। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। तो हीरा जो है शुरू से ही बहुत ही समझदार दिखाई दिया है और इस समय भी उसका यही कहना है कि कोई बात नहीं, जब तक जीवित रहे, लोगों की सेवा की हमने, कभी झूरी के घर में, कभी मोती के घर में, अब मरने के बाद भी जो भी हमारे मांस हैं खाल हैं वो भी किसी न किसी काम में आ जाएंगे, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये भी एक सोच है हम इंसानों के लिए, एक सीख है कि हम जो है स्वार्थी ना बने। हम अपने जीवन में जो भी काम हम कर सकते हैं, किसी की भलाई अगर हम करना चाहते हैं और हमारे अंदर क्षमता है, शक्ति है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मरने के बाद इंसान जितना भी चाहेगा कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक जीवित है तभी तक हम किसी के काम आ सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल हमें हमेशा रखना चाहिए।
नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के हाथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब अंग अंग बिल्कुल डर और भय से भयभीत था कि बस ये ले जाएगा कसाई हमें और ले जाकर हमें किसी बूचड़ खाने में बेच देगा या खुद ही हमें काट देगा। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चलता नजर आया। हरे भरे हार माने हरे भरे खेत थे, उसमें गाय बैलों का एक झुंड नजर आया उनको। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। तो ये सत्य बात है, जब कोई आनंद में होता है, खुशी में होता है, तो दूसरों के दुख तकलीफ पर उसका ध्यान नहीं जाता। कौन मुसीबत में है, कौन दुख में है, वो उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन यही कोई व्यक्ति जब कोई दुखी होता है तो वो चाहता है सभी लोग उसके ऊपर आकर्षित हों, उसका ध्यान रखें, उसकी परेशानी को आके पूछें, उसकी समस्या को दूर करें। तो ऐसी हमारी सोच होती है। तो ये इनको भी कुछ ऐसा नज़ारा दिखा और ये सोचने लगी कि कोई भी आ नहीं रहा है हमारे पास हमारी चिंता और हमारी परेशानी को दूर करने, हमें इस कसाई से छुड़ाने के लिए। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। परिचित मतलब उन दोनों को याद आ गया कि अरे ये तो वही हमारे गांव का रास्ता है, जाना पहचाना रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। तो जैसे जैसे उनको समझ में आने लगा कि ये रास्ता हमारे घर की ओर जाने वाला है, तो उनकी जो चाल मरियल थी, जब अब जहाँ पर पैर उनके नहीं उठते थे, तो अचानक से उनको शक्ति जैसे आ गई, जान जैसे आने लगी उनके देह में, शरीर में, और पैर जो है, कदम जो है तेज तेज चलने लगे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम चलाने आया करते थे। यही कुआं है, मतलब अपना खेत आ गया, यहीं पर हम आते थे कुआं चलाने, यहीं पर हम आते थे पानी भरने। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच माने बहुत करीब आ गया, पास आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जानने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। मतलब उतने बड़े बैल और बिल्कुल बछड़ों की तरह, जैसे छोटे बछड़े, पैदा हुए बछड़े जो है उछलते कूदते कुलाचे भरते हैं, वैसे वो मारते हुए आगे की ओर दौड़ने लगे। अब बिल्कुल से उनको जैसे उनके शरीर में पूरी जान आ गई और आनंद और खुशी के मारे जो है वो दौड़ने लगे। बहुत हमारा थान। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार? तो अब यहाँ पर हमने झूरी का एक सख्त रवैया हमने देखा कि झूरी जो अपनी बीवी के सामने कुछ नहीं बोलता था, जैसा वो बैलों के साथ सलूक करती थी, कभी भी कुछ नहीं बोला। लेकिन इतने दिन बिछड़ने के बाद शायद उसको एहसास हुआ होगा, अपने बैलों की याद आई होगी, चिंता में रहा करता होगा, तो मन में सोचता होगा कि काश एक बार हमारे बैल मुझे मिल जाते, तो अब मैं उनको नहीं जाने देता। तो ऐसा ही शायद हुआ होगा और इस बार जो है उसने कसाई को बहुत कस के डांटा और बताया कि ये मेरे बैल हैं, बिना मेरे इजाज़त के कैसे कोई इसे छू सकता है। जमकर थाने में रपट कर दूंगा। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मतलब पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखा दूंगा। कसाई ने बोला, मेरे बैल हैं, इसका क्या सबूत? इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा।
गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। तो गांव को भी शायद इन दो बैलों का मिसाल याद ही है। दोनों बैल कैसे उनको मुंह से प्रसन्नता से वो उनको देखते थे। तो बहुत दिनों के बाद ये जो बैल भाग कर आए हैं, और ये सारा दृश्य किस प्रकार कसाई को उसने मोती ने दौड़ाया और कैसे वो भाग कर खड़ा हो गया, कुछ नहीं कर पा रहा था और झलाकर गालियां बक रहा था, दूर से पत्थर फेंक रहा था। और मोती जो है बिल्कुल एक विजयी वीर की तरह सीना तान के जैसे खड़ा होता है विजयी वीर, उस तरह वो गांव के बाहर वो खड़ा हुआ था उसका रास्ता रोककर। और ये सारा दृश्य गांव के लोग देख रहे थे और खुश हो रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। मतलब यहाँ पर हीरा जो है गया नहीं मोती को समझाने, ना ही उसके पीछे गया उसकी मदद करने, क्योंकि हीरा जानता था कि अभी मोती जो है जो कुछ भी है संभाल लेगा माहौल को, और ज़्यादा कुछ करेगा कसाई तो उसको मार ही डालेगा। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मतलब उसकी जो पत्नी थी, जो गुस्साती थी दोनों बैलों के लिए, शायद उसके दिल में भी इतने दिनों अलग रहने पर प्रेम ममता झलक आई होगी, और वो भी आकर उनके माथों को चूम लेती है। और जो मना करती थी कि इनको ना खली मिलेगा ना चोकर मिलेगा, तो जो है भूसा, चोकर, खली सब कुछ उसको बैलों को दिया जाता है खाने के लिए। और खुशी के माहौल में ये पाठ का यहाँ पर समापन होता है। तो ये पाठ जो है मैंने पहले बताया था, ये आज़ादी के पूर्व का ये पाठ है। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें बहुत सारी सीख देते आए हैं। दोनों बैल एक मनुष्यों की तरह वार्तालाप करते हुए नज़र आए हैं इसमें, और कई जगह हम लोगों को शिक्षा देकर गए हैं कि सबसे पहले तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम किसी की गुलामी ना सहें। और गुलामी का मतलब है हम किसी भी बंधन में ना रहें। अगर कोई ज़बरदस्ती हमारे साथ सताव कर रहा है, हमारे साथ बुरा सलूक कर रहा है और हम जान रहे हैं ये बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हिम्मत से काम लेना चाहिए और हिम्मत से डट कर जो है अपनी परेशानी को दूर भगाना चाहिए। अपनी परेशानी में हम ये ना सोचें कि इसके बाहर हम अगर जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा, कहीं हम और मुसीबत में ना पड़ जाएं। तो ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो कभी अपनी परेशानी से, मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसके बाद हम ये सीखते हैं कि जो साथ है, जो मित्रता का साथ है, वो बहुत ही अनमोल और बहुत ही अनोखा होता है। तो अगर सच्ची मित्रता है हमारे अंदर तो हमेशा हमें अपने दोस्त को, अपने मित्र को हमें सही सलाह देनी है। अगर वो कभी गलत हो रहा है तो उसको सही रास्ते पे लाना है, उसको सही शिक्षा देनी है कि उससे कोई गलत ना हो। और अगर आप शांत स्वभाव के हैं, अगर आपका मन शांत है, बहुत धीरज धरने वाले व्यक्ति हैं, तो हमेशा आप किसी भी परेशानी का सही हल आप निकाल सकते हैं। और अगर उतावला मन है आपका, आप जानते हैं कि आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि बहुत एक्साइटमेंट में, बहुत उत्तेजना में जो है व्यक्ति हमेशा गलत निर्णय ले लेता है। तो बहुत बातें हमें इस पाठ में सीखने को मिली। हमें ये भी सीखने को मिला कि स्त्रियों के साथ, औरतों के साथ जो है हमें कैसा व्यवहार करना है, और बहुत सी बातों को हम जो है यहाँ पर इस पाठ के द्वारा हम जान पाए हैं।